everyone, today is 25th of October and we are here to solve most complicated issue of the students what to read in The Hindu and basically हम द हिंदू को कैसे पढ़े ताकि हमें आइडिया लग सके कि क्या क्या इंपॉर्टेंट हमारे लिए प्री और मेंस के लिए, ठीक है। और यहाँ से जो भी हमें केस स्टडी एग्जांपल मिलेंगे उन्हें कैसे यूटिलाइज करना है अपने मेंस में, जीएस में, एथिक्स में, एसए में, और हमें किस तरीके से हम द हिंदू को पढ़े ताकि हम उसे लिंक कर सकें अपने स्टैटिक सिलेबस के साथ। वो सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर फर्स्ट पर यहाँ पर ये न्यूज़ आई है अबाउट भूटान एंड चाइना, ठीक है। पहली बात यहाँ से आपको पता होना चाहिए आपका आईआर का इशू है, यानी जीएस2 में आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है अगर हम मेंस की बात करें तो, ठीक है। तो अब बात करते हैं न्यूज़ की। तो क्या है, जो भूटान और चाइना है उन्होंने बॉर्डर टॉक्स किए हैं, ठीक है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि भूटान की लोकेशन क्या है और चाइना क्या है। आपको पता है कि भूटान हमारे नॉर्थ ईस्ट के नज़दीक है, यहाँ पर भूटान है, ठीक है, और ये चाइना है। तो इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए डोकलाम इशू। डोकलाम एक प्लेटू है जो कि इंडिया का जो सिक्किम पार्ट है और यहाँ पर फिर भूटान आ जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। ये सिक्किम है, ये भूटान है, ठीक है। फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आता है और यहाँ पर ये पूरा चाइना है। तो यहाँ पे ये डोकलाम है एक प्लेटू जो कि भूटान के अंडर है, बट कहीं ना कहीं चाइना उसे क्लेम करता है और इंडिया भूटान के साथ खड़ा है डोकलाम इशू में को लेकर। काफ़ी बार चाइना और इंडिया के बीच इस बात को लेके कॉन्फ्लिक्ट भी हो गए हैं और इवन वॉर की सिचुएशन भी खड़ी हो गई है। तो इंडिया के लिए ये डोकलाम क्यों इम्पोर्टेंट है, देखो यहाँ पे जो है हमारा, आपको पता होता है चिकन नेक कॉरिडोर है, यानी यहाँ पे बांग्लादेश आ जाता है और यहाँ पे ना बहुत ही पतला एक कनेक्टिंग लिंक है हमारा जो पूरा नॉर्थ ईस्ट के साथ। अगर यहाँ पे डोकलाम इशू पे चाइना का कब्जा हो जाता है, इन फ्यूचर हमें बहुत खतरा है कि वो ये जो पूरा रास्ता है हमारा नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्ट करने का, इसको ब्लॉक कर सकता है। तो इसलिए डोकलाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसलिए बॉर्डर जो चाइना के और भूटान के हैं उनके बीच क्या प्रोग्रेस चल रही है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इससे आगे जाने की आपको जरूरत नहीं है, इतना ही है, ये चीज़ आपको याद रखनी है अच्छे से। इसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 6 पर। यहाँ पर ये एडिटोरियल आया अबाउट इंडिया एंड कनाडा। आपको पता है पिछले 1-1.5 महीने से इंडिया और कनाडा के बीच में कितने सारे इश्यूज चल रहे हैं। रीज़न खालिस्तान इशू, ठीक है। वहाँ पर क्या हुआ था, विनीपेग में अराउंड 1-1.5 महीना पहले एक खालिस्तानी को, जो खालिस्तान को सपोर्ट करते थे, हरदीप निज्जर नाम था उनका, ठीक है, उनकी डेथ हो गई थी, जिसका सारा का सारा क्लेम कनाडा ने इंडिया पे डाल दिया था, ठीक है। उसके बाद काफ़ी इशू है, उन्होंने हमारे डिप्लोमेट को निकाल दिया, हमने उनको निकाल दिया। उसके बाद इंडिया ने वीज़ा बंद कर दिए थे कुछ कनाडा के। तो अब यहाँ पे बात हो रही है कि कब तक चलेगा और कनाडा कितना इम्पोर्टेंट। ऑब्वियसली अगर हम डायस्पोरा के से रिलेटेड बात करें तो इंडिया कनाडा में आपको पता ही होगा कितने सारे सिख इंडियन ओरिजिन के, ठीक है, और भी बाकी लोग बहुत ज़्यादा कनाडा में रहते हैं, ठीक है। अराउंड आई थिंक 5% जो पार्ट है कनेडियन पॉपुलेशन का वो इंडियन ओरिजिन है। फिर भी बात करें टूरिज़्म की, ठीक है, वीज़ा जैसे बंद हो गए हैं तो बहुत सारा टूरिज़्म कनाडा से इंडिया में आता था हर साल, और ऐसे ही जो इंडिया से कनाडा लोग जाते थे क्योंकि जो वहाँ पे स्टडी वीज़ा है उनके पेरेंट्स वगैरह टूरिज़्म के लिए विज़िट करते थे। तो इन सारी चीज़ों में अब ऑब्वियसली इशू आ रहा है। फिर वही बात है ट्रेड की, ठीक है। कनाडा और इंडिया एक दूसरे के 9th और 10th ट्रेड पार्टनर थे, तो ऑब्वियसली वो ट्रेड पे भी बहुत इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है। $बिलियन में उनका ट्रेड था। फिर वहीं पे आपको यहाँ से पता होना चाहिए, एक हिस्ट्री में जाके बात करें तो कोमागाता मारू इंसिडेंट, आपने अपनी मॉडर्न हिस्ट्री में इसको पढ़ा होगा, 1940 में हुआ था। ये एक शिप था जिसमें अराउंड 376 इंडियन थे जो वैंकूवर जा रहा था, यानी कनाडा में जा रहा था, और वहाँ पे जो ब्रिटिश था, उस टाइम ब्रिटिश थे कनाडा में भी, ठीक, उन्होंने उसको डिनाई कर दिया था और ये 376 लोग मारे गए थे। तो ये सारा इशू था जिसमें कनाडा ने अपोलॉजी भी की थी, कनाडा ने माफ़ी मांगी थी इंडिया से इस इशू के लिए। तो ये आपका प्रीलिम्स के लिए ये पढ़ना, कोमागातो मारू इंसिडेंट, इवन मेंस के लिए भी पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये सारा इशू उठा है, कोमागाता मारू जो इंसिडेंट है उसके बारे में बात हुई है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर ये बात हुई है मिटिगेटिंग ट्रेजेडीज इन हिमालयन रीजन। तो यहाँ पे बात हुई कि हिमालयन रीजन इतना वल्नरेबल क्यों है हर चीज़ से, लैंडस्लाइड्स हो या फिर वहाँ पे फ्लड्स हो, या वहाँ पे जो भी अभी आपने पता है पीछे सिक्किम में क्या हुआ, ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड, ठीक है, वहाँ पर आई।
तीस्ता रिवर में, ठीक है, लोनाक लेक में। तो कितने सारे लोगों की डेथ हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी लॉस हुआ हमें। तो वो सारी बात यहाँ पर की जा रही है कि जो माउंटेन्स है ना, वहाँ पे ना जो ट्रेजिडीज़ हैं, हज़ार्ड्स हैं, वो एक कैस्केडिंग इफेक्ट में होते हैं। मतलब पहले हैवी रेनफॉल होगी, हैवी रेनफॉल होते ही क्या होगा, लैंडस्लाइड्स स्टार्ट हो जाएंगी। ऑब्वियसली हिमालयाज इतने पुराने माउंटेन्स नहीं है, वो न्यू माउंटेन्स है, इतने हाईली कंसोलिडेटेड नहीं है, अभी भी लूज है उनकी सोइल। तो जैसे ही थोड़ी सी बारिश होती है, बारिश नीचे ईजिली परकोलेट कर जाती है, नीचे परकोलेट कर जाती है तो वो सोइल को लूज बनाती है, जिसकी वजह से ईजिली लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं, ठीक है। फिर अगर लैंडस्लाइड्स होगी तो वो उससे क्या होगा, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हो सकते हैं। ऑब्वियसली वो बाउंड्रीज को तोड़ेगी जो लेक्स की, तो उससे फ्लड आ सकती है, ठीक है। फिर इसके बाद काफ़ी एक दूसरे में मतलब वही ना इवेंट स्टार्ट हो जाते हैं, अर्थक्वेक ये वो, तो कास्केडिंग इफेक्ट होता है। फिर वही बात की जा रही है कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे बड़ा जरूरी जो पॉइंट है वो है इंस्टीट्यूशनल अवेयरनेस, ठीक है। हम बाद में जो स्टेप लेते हैं कि जो अभी जैसे सिक्किम में ही हुआ जो इशू हुआ, उसमें हमने बाद में स्टेप लिए, उन स्टेप को हम पहले ले सकते हैं, अवेयर रह सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है, कौन सी जगह वल्नरेबल है, वहाँ पर क्या स्टेप लेने चाहिए, ठीक है। ये बात यहाँ पर हुई है, ठीक है। उसके बाद वही बात की कि जो हमें मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है, कोई भी जो मॉनिटरिंग डिवाइस है उनको इंस्टॉल करना चाहिए। जो वल्नरेबल ग्लेशियर लेक्स हैं जिनका फ्यूचर में आउटबर्स्ट होने की प्रोबेबिलिटीज़ हैं, वहाँ पर हमें मॉनिटरिंग कुछ भी डिवाइस है जो इंस्टॉल करने चाहिए, लाइक कैमराज या जो भी है सैटेलाइट के थ्रू। तो वो यहाँ पर बात की जा रही है। और भी एक दो पॉइंट आपको यहाँ से अच्छे देखने के लिए मिल जाएंगे, तो एक बार गो थ्रू कर लेना आपके GS1 में, ठीक है, जहाँ भी हज़ार्ड रिलेटेड बात आएगी, ठीक है, वहाँ पर ये पॉइंट डाल सकते हो। फिर वहीं GLOF की बात आएगी, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, वहाँ तो आपकी डायरेक्ट केस स्टडी सिक्किम वाली बनती है, ठीक है। और यहाँ पे ये पॉइंट आप सॉल्यूशन में डाल सकते हो कि इंस्टीट्यूशनल अवेयरनेस, फिर ठीक है, मॉनिटरिंग डिवाइस इंस्टॉल करो, ये सब ये पॉइंट आपको यहीं से मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 10 पर। यहाँ पर ये न्यूज़ आई है, जो सेंटर है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है DNA और फेस मैचिंग सिस्टम पुलिस स्टेशन में। आपको पता है क्रिमिनल रिकॉर्ड रखना होता है, ठीक है, जो पुलिस स्टेशन में, ताकि जो इन फ्यूचर जो हम कोई भी केसेस आए, अगर सिमिलर क्रिमिनल है या वही क्रिमिनल है, तो इजीली आइडेंटिफाई हो सके। तो वहीं पर बात हो रही है कि अब जो DNA और फेस मैचिंग भी सिस्टम में लाएंगे, ताकि और इजीली रिकॉग्नाइज कर सके क्रिमिनल को, और इजीली उन पे जो नज़र है, मॉनिटरिंग है उनकी हो सके। तो ये बात यहाँ पर की गई है GS2 में। ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की बात हो, क्रिमिनल लॉ की बात हो, प्रिजन सिस्टम की बात हो, है ना, वहाँ से जहाँ भी ये बात आएगी, आप ये सेंटर का न्यू जो स्टेप है, न्यू जो उन्होंने आप ये कह सकते हो कि यहाँ एक नई चीज़ जो स्टार्ट करी है, गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है, उनमें आप ये पॉइंट अच्छे से मेंशन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 12 पर। यहाँ पर भी ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, जो FSSAI है ना, उसने क्या स्टार्ट करा है, जो हमारे जो फूड होगा उस पर लेबल लगा होगा QR कोड का, ताकि जब हम उसको स्कैन करेंगे तो उसमें जो उसकी सारी इंफॉर्मेशन है, न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन है, किस चीज़ से बना हुआ है, कितना न्यूट्रिशन है, वो आ जाए। तो ये ऑब्वियसली कितना ज़्यादा हेल्प करने वाली है जो ब्लाइंड लोग हैं या स्पेशली चैलेंज लोग हैं, जिनको आइडिया नहीं लगता है, जो देख नहीं पाते हैं, जो पढ़ नहीं पाते हैं उस पर जो प्रोडक्ट पे क्या क्या लिखा हुआ, अगर वो स्कैन करेंगे अपने फ़ोन से तो उनको वो सुन जाएगा कि क्या क्या है। तो ऑब्वियसली देखो, अगर हम कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं और उसके हम पेमेंट कर रहे हैं, तो सिटीज़न को का फंडामेंटल राइट है ये जानना कि वो प्रोडक्ट में क्या क्या है, उस प्रोडक्ट से उसको क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है। तो ये बात यहाँ पर हुई है। अब ये पॉइंट जहाँ भी आपका GS3 में हेल्थ रिलेटेड, फूड सिक्योरिटी रिलेटेड आएगा, वहाँ पर आप ये पॉइंट बिल्कुल मेंशन करोगे, क्योंकि ये हेल्थ और फूड सिक्योरिटी दोनों में हेल्प करने वाली है। वहीं GS1 में जब आपका क्वेश्चन आएगा आपका सोसाइटी में, ठीक है, स्पेशली चैलेंज डिसेबल्ड लोगों के लिए कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ पर आप ये इनिशिएटिव की को जरूर मेंशन कर सकते हो एज एग्जाम्पल, एज ए केस स्टडी, आपका एकदम बहुत यूनिक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर ये न्यूज़ आई है, श्रीलंका ने फ्री वीज़ा अलाउ किए हैं इंडियंस को टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको कुछ ज़रूरत नहीं, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। GS2 में जब भी आपका श्रीलंका के साथ हमारी रिलेशन की बात होगी, वहाँ पर आप पॉइंट डायरेक्टली मेंशन करोगे, ठीक है। फिर वही टूरिज्म रिलेटेड कुछ बात होगी, ठीक है, तो हम ये मेंशन कर सकते हैं कि देखो श्रीलंका ने इंडिया के लिए
वीज़ा ओपन कर दिए हैं टूरिज़्म बढ़ाने के लिए। इंडिया भी सिमिलर स्टेप ले सकता है कुछ कंट्रीज़ के लिए, जिससे इंडिया का टूरिज़्म बूस्ट हो, है ना। तो यही पॉइंट्स होते हैं जो आपको मेंशन करने होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर मूव करेंगे। यहाँ पर बात हो रही है जो वर्ल्ड बैंक है उसमें जो मिस्टर बंगा है उन्होंने बोला है कि देखो जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है उसको बहुत सारे थ्रेस्ट हैं। बेसिकली जियो पॉलिटिक्स है जो मिडल ईस्ट में हो रहा है, इजराइल में हो रहा है ना, वो ऑब्वियसली बहुत बड़ा चैलेंज है। इतना सारा लॉस हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें, वॉर वगैरह सिचुएशन है ना, वो बहुत बड़ा चैलेंज है वर्ल्ड की इकोनॉमी को। बट इससे अलावा भी बहुत सारे थ्रेट हैं वर्ल्ड इकोनॉमी को। जैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, एनर्जी क्राइसिस की बात करें, ठीक है। अगर हम सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो वर्ल्ड को $1 ट्रिलियन चाहिए, जो बहुत ज़्यादा है ना, जो अरेंज कर पाने मुश्किल हो रहे हैं। तो ये सब बातें इन्होंने यहाँ पे की हैं, ठीक है। एक बार गो थ्रू कर लेना। आज के न्यूज़पेपर में इतना ही। प्लीज़ कीप वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर लव एंड टाइम। थैंक यू सो मच।